क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर से चुनावी मैदान में आने वाले हैं? पिछला विधानसभा चुनाव तो उन्होंने अपनी अगुवाई में लड़वाया, लेकिन खुद नहीं उतरे चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार लगता है कि बांकीपुर में बीजेपी का किला ढाहने की चुनौती वो खुद लेने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी गलती जो बाद में चुनावी समीक्षा की गई तो उन्हें बताया गया कि अगर आप खुद चुनाव में उतरते तो हो सकता था कि 8-10 कैंडिडेट आप जिता ले जाते, लेकिन आप खुद पीछे हट गए। इससे विश्वास में कमी आई। तो क्या अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं प्रशांत किशोर? क्योंकि बांकीपुर शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले का 45 साल की बात करें और सीधे सीधे अगर हम पिछले 31 साल की बात करें तो वहां पर नितिन नवीन जी के घराने का दबदबा रहा, वहां पर बीजेपी का पूरा दबदबा रहा 1995 से लेकर। तो इस बार क्या नितिन नवीन का जो उसके परिवार की भी बात कर लें, उनके परिवार की बात कर लें या उनका खुद की बात कर लें, उनके व्यक्तित्व की बात कर लें, तो इस बार प्रशांत किशोर उन पर भारी पड़ने वाले हैं? या फिर ये सब कुछ वैसे ही हवा हवाई है जैसे इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिखाया था कि जनसुराज ये कर रही है, वो कर रही है, 50 सीट लाएगी, 60 सीट लाएगी। इस बार भी क्या टाइटा फेसी होने वाले हैं? तो इसी पर पूरी परिचर्चा होगी आज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हो वाईपीएन बिहार झारखंड। और इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मैनेजिंग एडिटर वाईपीएन न्यूज के दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरजीत जी। नमस्कार। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या इस बार प्रशांत किशोर कुछ अलग करने वाले हैं? क्योंकि अब तो उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया है, डेरा जमा लिया है, और बांकीपुर में इस बार जिस तरीके से दमखम दिखा रहे हैं और पूरी चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ अलग होगा या फिर इस बार भी केवल हवा हवाई है, लोगों का ध्यान खींचना है, होना कुछ भी नहीं? जी सुरजीत जी, देखिए ये कहर की जो सीट है, सॉरी बांकीपुर की जो सीट है, वो सीट जी जो सीट है वो सीट बीजेपी का गढ़ मानी गई। लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है और बीजेपी के नितिन नवीन जब राज्यसभा में चयनित हो गए तो उन्हें अपनी ये सीट छोड़नी पड़ी और उस सीट के चलते उनके यहां से चले जाने के चलते अब इस सीट पर उपचुनाव की आने वाले दिनों में घोषणा होगी। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर इस बार एक बार फिर से इस सीट को लेकर कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे उनके बयानों में फिर से एक संदेह लगता है। देखिए आपने भी ये वाली बात कही कि भाई बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है और उस सब के बावजूद प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ने से पहले जो अपना स्टेटमेंट देते हैं, आप उस स्टेटमेंट को अगर पूरी तरह से उस पर जरा सा उसके कुछ निहितार्थ निकालेंगे तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए एक बार फिर से जो बिहार की जनता है और स्पेशली बांकीपुर की जो जनता है वो सम्राट चौधरी के फैसलों से नाराज है। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन बैठक सम्राट चौधरी का है। पहला स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट का एलोबरेट मैं थोड़ी अभी आगे करता हूं। दूसरा स्टेटमेंट वो देते हैं कि भाई अब इस सीट से मैं जो चुनाव लड़ूंगा उससे पहले मेरी पार्टी एक बार फिर तय करेगी कि ये मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट एक बार पुराना स्टेटमेंट जो था, जो करघर वाला था और जो राधोपुर सीट वाला था, तब भी इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इस तरह का पूरा थ्रो किया था, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और अंतिम समय में जब राधोपुर की बात है कि अब राधोपुर से लड़ेंगे और तेजस्वी को टक्कर देंगे, वो चुनाव भी ये नहीं लड़े। अब मैं पहले बार उसमें आता हूं कि जो मैंने कहा, आप कहते हैं कि उस सीट पर जो बीजेपी का गढ़ रही है वहां लोग वोट इसलिए कर रहे थे, नितिन नवीन को उन्होंने जिताया जो लंबे समय से बीजेपी के पास सीट रही है, उस सीट के लोग कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को जिताने के लिए अपने वोट दिए थे, लेकिन आप तो सम्राट चौधरी बैठ आ गए। लेकिन उस कॉन्स्टी का जो आंकड़ा मुझे पता चला है, जो आंकड़ा हमने निकाला है, उस आंकड़े के अनुसार वहां जेडीयू से ज्यादा बीजेपी बहुल ज्यादा लोग नजर आते हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स ज्यादा नजर आते हैं। और पैतृक, क्योंकि बड़ी अच्छी नितिन नवीन और उनके परिवार के पास भी ये सीट रही है, तो उनका जो समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का बेस है वो बहुत बड़ी संख्या में वो पूरी सीट जो बीजेपी की लगती है। तो अपने बयान में वो आगे कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव केवल एक चुनाव नहीं है, वो नीतीश कुमार की कार्यशैली
और उनकी स्वीकार्यता का भी चुनाव है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये सीट नीतीश जीत कुमार गई नहीं, तो क्या? मुझे लगता है यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे सम्राट चौधरी की बात हो रही है कि भाई नहीं, इनके जो, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। हाँ सम्राट हाँ चौधरी की बात कर रहे हैं। ठीक है सम्राट जी। चौधरी के लिए इन्होंने, प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी की कार्यशैली और जनता में उनकी स्वीकार्यता का पहला एक लिटमस टेस्ट है कि भाई बिल्कुल लोग ये सब अपना सबूत दे देंगे क्योंकि हम हरा देंगे। तो क्या ये खुद ये प्रूव करने जा रहे हैं? अगर ये चुनाव नहीं लड़े और सम्राट चौधरी अगर वहां से जीत गए, सम्राट चौधरी मतलब जो भी बीजेपी है वहां से जीत जाती है, तो क्या ये बात पुष्ट हो जाएगी कि बिहार में जो सम्राट चौधरी की सरकार है उसे जनता ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया? तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्रिएटिव एक मुझे पॉलिटिकल क्रिएटिव जो होते हैं, जो क्रिएटिव्स बनते हैं कि इमेज बिल्डिंग के लिए, उसके लिए जो पूरा कैंपेन चलता है, मुझे वो क्रिएटिव कैंपेन टाइप भी नजर आता है। लेकिन साथ में इस बार कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर की कोर टीम के सदस्य रहे हैं, पूर्व विधायक हैं किशोर कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार पार्टी ने भी और इस बार जनता ने भी, बांकीपुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए और इस बार बिहार में एक ऐसे नेता को लाना चाहिए जो जनता की आवाज बनकर बोलना चाहता है। अब ये जो सारे बयान है वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है, लेकिन अंततोगत्वा होगा क्या सही में अंतिम समय में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे भी, ये पिछली बार की तरह एक बार फिर से अंतिम समय पे आते आते तक वो स्किप कर जाएंगे और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी की सीट है, बीजेपी अपने किसी कैंडिडेट को जिसको खड़ा करेगी उसे वन साइडेड विन विन की नजर आएगी। तो ये मुझे एक हो सकता है कि वो चुनाव भी लड़े, लेकिन होता क्या है कि हम जब भी एक परिदृश्य बनाते हैं, हम पूरा एक सिनेरियो बनाते हैं, उसके पूर्व के अनुभव को, पूर्व की उनकी स्ट्रेटेजी को देख के भी बनाते हैं। तो प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना एक बार फिर से थोड़ा सा संदेह के घेरे में, हालांकि मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं और वो आते हैं तो मुझे यहां भी कोई संकोच कहने में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुकाबला टक्कर का भी होगा। कुल मिला के देखिए, अब होता क्या है कि जब पिछला ये विधानसभा चुनाव चल रहा था 2025 में, तो उस वक्त असीमित संभावनाएं थी। उस वक्त ऐसा लग भी रहा था कि भाई प्रशांत किशोर की जो ये टीम है, जो जनसुराज पार्टी है, वो बड़ा बदलाव करने वाली है। और बार बार ये प्रशांत किशोर कह भी रहे थे कि भाई सारा आंकड़ा और सारा समीकरण जो हमारे फेवर में, बड़े रणनीतिकार रहे, इसमें तो कहीं से कोई संदेह नहीं है। कई राज्यों में इन्होंने जिताई है, सरकार बनवाई है दूसरे पार्टी का, क्योंकि ये रणनीतिकार के तौर पे जुड़े रहे, इनका प्रोफेशन रहा है वो, और उनका आकलन कई बार जो है वो सच साबित हुआ है। तो अब यहां पर ये आकलन लगा रहे थे कि भाई भले मैं अकेले अपने दम पे जीत के सरकार ना बना पाऊं, लेकिन किंग मेकर तो मैं रहूंगा। और इनका आकलन पूरी तरीके से धाराशायी हो जाता है। और जब इतनी संभावना थी कि मैं किंग मेकर बन सकता हूं, तब तो इन्होंने अगुवाई की नहीं, तब तो ये कहीं चुनाव लड़े नहीं और कह रहे थे कि भाई हम तो स्ट्रैटेजी मेकर हैं, हम तो चुनाव लड़वाएंगे, हम तो बनवाएंगे, सरकार बनवाएंगे या सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। लेकिन अब जब ये साफ तौर से दिख रहा है कि एक तो बांकीपुर, जहां पर हमेशा से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते रहे हैं, दूसरा सत्ता में भी बीजेपी है, तो अगर हम उस तरीके से भी देखें, और जाहिर सी बात है यहां पर जो भी कैंडिडेट बनेगा वो नितिन नवीन की पसंद का ही कैंडिडेट बनेगा। तो ऐसे विरोधी और ये यूं कहें कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, 90% तो मुझे ऐसा ही लगता है कि खुद प्रशांत किशोर तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि प्रशांत किशोर नहीं चाहेंगे कि वो अपने राजनीतिक, मतलब चुनावी राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो एक हार के साथ करें। हालांकि अब दूसरा पक्ष ये है कि भाई शहादत भी एक बड़ी बात होती, हो सकता है वो शहादत देना चाह रहे हो, मतलब राजनीतिक शहादत की बात कर रहा हूं, चुनावी शहादत की बात कर रहा हूं, कि भाई वो खड़े हो जाएं और दिखाएं कि भाई हम बिल्कुल डट करके खड़े हैं, ये जानते हुए कि ये यहां पर बहुत बीजेपी मजबूत स्थिति में, इसके बावजूद मैं डट करके सामने खड़ा हूं और मैं अपनी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को बलि का बकरा नहीं बना रहा, मैं खुद सामने खड़ा हूं। और हो सकता है कि उनके खड़े होने के बाद बीजेपी की परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि ये अपनी कुछ चुनावी शहादत पाना चाहते हैं, राजनीतिक शहादत पाना चाहते हैं, और
भले चुनाव हार जाए लेकिन खूब चटखारे लेकर के लोग इसकी चर्चा करेंगे और जो बीजेपी है वो भी थोड़ी सी दबाव में आएगी। हालांकि अभी त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा क्योंकि आमने सामने की फाइट तो है नहीं। तेजस्वी यादव अपने कैंडिडेट उतारेंगे, जो गठबंधन है महागठबंधन उनकी तरफ से कैंडिडेट आएगा, और दूसरा जो है प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे, और तीसरा बीजेपी है। तो ये अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है तो भी यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो क्या ये सीधे सीधे अपनी चुनावी शहादत देना चाहते हैं प्रशांत किशोर? जी जी, मुझे मुझे अभी जो लगता है, मुझे ये केवल, मैं दोबारा से उस बात को दोहराऊंगा, मुझे ये एक कैंपेन नजर आता है। कैंपेन इसलिए नजर आता है, और वो भी सम्राट चौधरी के फेवर में कैंपेन नजर आता है, क्योंकि आप उनकी वाणी को देखिए, उनके स्टेटमेंट को देखिए, वो लगातार जो बोल रहे हैं, अगर हम उस पर गौर फरमाएं तो वो कहते हैं कि बांकीपुर का उपचुनाव सम्राट चौधरी की सरकार के लिए ये पहला जनमत संग्रह होगा कि आपकी जो सरकार है वो सही से काम कर रही है, आपकी कार्यशैली कर रही है, और अगर ये सीट हार गए तो आप ये पुष्ट होता हुआ नजर आएगा कि भाई सम्राट चौधरी इस लायक नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ आपको भी नजर आ रहा है? किसी को नजर नहीं आ रहा है। उनका ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा जरूर लग रहा है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार के सुशासन के चर्चे जो है बिहार में अभी भी होते हैं। अब सम्राट चौधरी आए हैं, और सम्राट चौधरी अपनी एक नई नीति के साथ, अपने नए टीम के साथ और नई योजनाओं के साथ, उसके साथ वो ग्राउंड पर उतरे हैं। अब जिस तरह से वो ग्राउंड पे उतरे हैं और जिस तरह से उन्होंने लगातार काम करना शुरू करा है, जिस तरह से वो नीतियों को आगे अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, कुछ प्रो होता हुआ नजर तो आ रहा है, कुछ हलचलें तो नजर आ रही हैं। क्या सम्राट चौधरी के इस पूरे इस कार्यशैली को और उस कार्य क्षेत्र में जिसमें वो बात करें, उस पर ये उपचुनाव जीतने के बाद स्टैंप लगवाने वाले हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी का काम बेहतर है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये पहला जनमत संग्रह है, और अगर जनमत संग्रह में अगर सम्राट चौधरी का कैंडिडेट, यानी एनडीए का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, तो ये बात अपने आप में पुष्ट होती हुई इनके स्टेटमेंट से, अब उसे बीजेपी फिर बाद में कैश करेगी। देखिए जी, प्रशांत किशोर तो कहते नजर आ रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे कि ये जनमत संग्रह है, देख लेंगे कि जनता इन्हें कितना पसंद करती है। तो चुनावों के बाद जीत के साथ देख लिया, हमारी सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। और क्या ये बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं? अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? कुछ भी हो सकता है राजनीति में, अब हो सकता है। देखिए, अभी स्टेटमेंट चल रहे हैं और लास्ट टाइम पे एक बार ये फिर से बोलेंगे कि नहीं, पार्टी ने ये बोला है कि आप एक बार दोबारा से नई रणनीति पे काम कीजिए, और इस सीट पर शहादत के लिए आप नहीं, कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा और वो कैंडिडेट शहादत देगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट ये पूर्व में एक परसेप्शन और एक नैरेटिव को प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा एक नैरेटिव बना दिया जाए कि अगर इस सीट पर भाजपा फिर से जीत गई तो सम्राट चौधरी की जो कार्यशैली है, उनकी जो सरकार है, वो माइंड ब्लोइंग काम कर रही है, वो बहुत शानदार काम कर रही है। अब उसमें चाहे हारे प्रशांत किशोर या उनका कोई दूसरा प्रतिनिधि। तो मुझे, क्योंकि बहुत गंभीरता के साथ, हालांकि प्रशांत किशोर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कई लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर डाउट है कि वो चुनाव में उतरेंगे। ये मुझे अभी भी डाउट है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि क्या ये बीजेपी की बी टीम के तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की जो हार हुई है पश्चिम बंगाल में, और इनकी कंपनी उनको सपोर्ट कर रही थी, पहले भी सपोर्ट की थी, सरकार बनी थी ममता बनर्जी की, और अरविंद केजरीवाल को ही सपोर्ट कर चुके हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर चुके हैं, और इस तरीके से। और उस हार के बाद, पश्चिम बंगाल की हार के बाद, इनकी कंपनी जो कि अखिलेश यादव को भी सपोर्ट कर रही थी, इस बार 2027 में इनकी कंपनी ही उनको पूरा राजनीतिक जो भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वो बना देने वाली थी, लेकिन अखिलेश यादव ने जो है वो एक झटके से इनकी कंपनी से किनारा कर लिया। तो क्या अखिलेश यादव को भी ऐसा लग रहा है कि ये खेल कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर जो है वो खेल कर रहे हैं, और ये इनडायरेक्टली जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? और जैसा कि आपने भी ये बड़ी दिलचस्प बात बताई, तथ्य की बात हम नहीं करते हैं, एक कयास की बात करते हैं, जो आपने कयास की बात की है, तो मतलब मुझे भी बड़ा वो लग रहा है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है कि भाई सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता पे मुहर लगाना, सम्राट चौधरी की कार्यशैली को सही बताना, और पहली बात तो भाई सर्टिफिकेट देने वाले प्रशांत किशोर होते कौन है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट करना, क्योंकि राजनीति जो पूरी तरह से नैरेटिव का खेल है, जो नैरेटिव सेट हो गया वो धारा बहने लगती है।
तो ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये जानते हुए कि यहाँ पे स्थिति उनकी बड़ी हालत जो है वो पतली होने वाली है, इनकी पार्टी की बहुत ज्यादा वहां पे स्वीकार्यता है नहीं, तो अपनी पार्टी की स्वीकार्यता नहीं होने के बाद भी सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता पे मुहर लगाने की स्ट्रैटेजी, क्या वाकई यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश है प्रशांत किशोर की? जी, मुझे बिल्कुल, बिल्कुल देखिए मैं अभी और भी लोगों से, बिहार के कुछ बड़े पत्रकारों से और लोगों से जब उनसे चर्चा हो रही थी, तो उसमें ये वाली बात आई कि प्रशांत किशोर भोजपुर गए भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद। तो ऐसा ऐसा कहा जा रहा था कि इस पूरे उसके पीछे जो एक बड़ा कैंपेन की तरह खड़ा करने की जुगत जुगत में नजर आ रहे हैं, वो एक इस तरह का एक बात कही गई कि उसके पीछे प्रशांत किशोर है। लेकिन वो वहां मिलते हैं, वो आगे वहां खड़ा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि विपक्ष के जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, अगर वो विपक्ष इस भरत भूषण की मौत के मामले को एक बड़ा मुद्दा बना देता, तो सरकार को बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते, कई बड़े अधिकारी इसमें नप जाते। लेकिन अभी क्या हुआ, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं बन पाया, उनके भाई से हमारी बात हुई, भारत भूषण के भाई से बात हुई, तो उनसे बात हुई तो उनकी बातों से ओवरऑल लबोलुबाव ये लगा कि अभी वो उनकी आगे की रणनीति क्या है, क्या वो सही में अपने भाई की शहादत को, अपने भाई की मौत को एक मुद्दा बनाकर बिहार में कुछ राजनीति करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो किसी के मोहरे तो नहीं बन रहे, बहुत सारी चीज। तो वो बड़ी पशुपेश की स्थिति में थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें लगातार इस मुद्दे को गर्म रखने में और परिवार को इस मुद्दे पर लगातार कुछ स्टेटमेंट देकर कहने के लिए भी कहा। लेकिन बात वही आ रही है कि उसमें प्रशांत किशोर जो इनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी बड़ी भूमिका है, मुझे नहीं नजर आया कि वो सम्राट चौधरी के लिए ऐसी कोई मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे। उन्हें अपनी सियासी जमीन को बनाए रखने के लिए वो भोजपुर गए, क्योंकि वो यूथ की बातें करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, और वो सिस्टम की बात ज्यादा करते थे, रादर देन वो नेताओं से ज्यादा वो व्यवस्था की बातें करते हैं, वो व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, रादर देन वो किसी पार्टी, किसी नेता को बदलने की बात नहीं करते हैं। तो उस व्यवस्था पर ये कोई चोट थी, लेकिन इस बार उस चोट का सीधा असर क्योंकि सम्राट चौधरी पर आता, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो वो गए तो सही, अपनी सियासी जमीन को बनाए रखने के लिए, अपने सियासी चेहरे को बनाए रखने के लिए वो उस जगह जाते हैं। लेकिन कुछ विस्फोटक, जैसा पूर्व में कहा जा रहा था या कहा जा रहा था कि भाई वो वहां से एक बड़ा कैंपेन इस पूरे मामले को लेके एक बड़ा विरोध प्रदर्शन इसको ऐसा खड़ा कर सकते हैं, उनके पास लोग भी हैं, स्ट्रेटेजी भी है, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन नहीं हुआ। और नहीं होने का कारण यही बताया जा रहा है, जो अंदर खाने कहा जा रहा है, कि हो सकता है कि ये बीजेपी की सही में बी पार्टी के तौर पर भी काम करते नजर आए। आपने बहुत बड़ा कयास जो लगाया पश्चिम बंगाल का लगाया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ही प्रशांत किशोर की मीटिंग करवाई थी अखिलेश यादव से, और 2 बार की बैठक अखिलेश यादव की जो वो कलकत्ता में हुई, इनके साथ हुई। एक बार की बैठक लखनऊ में हुई और एक बार की, जो हमें जानकारी है, दिल्ली में भी एक बार बैठक हुई। उसके बाद आईपैक को चुनावी रणनीतियों के लिए उत्तर प्रदेश में लाया गया था, और इनकी रणनीतियों पे काम होना शुरू ही हुआ था कि कुछ बड़े ब्लंडर्स हुए, और उस रणनीतियों के तहत अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी थी। जैसे ही सीन सिनेरियो बिगड़ा, जैसे ही इनके पास इंटरनल इनपुट आने शुरू हुए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ा मामला हो सकता है, मैं कोई आरोप प्रशांत किशोर की टीम पे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं सियासत में जो घटनाक्रम एक के बाद हुए हैं, उससे जो कयास लगाए गए, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। तो जिस तरह से एकदम से हुआ, एकदम से आपने बिल्कुल सही बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी ने भी स्टेप बैक लिया। स्टेप बैक लेने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बोला कि हमारी इस बार की जो कैंडिडेट को डिसाइड करने की जो नीति थी, वो अब किसी स्टैटिक्स, किसी डाटा, किसी ग्राफिक्स उस पर नहीं होगी। हम तय करेंगे कि हमारा जो ग्राउंड, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो आवेदन अपना उम्मीदवार बनने की जुगत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, टिकट लेने के लिए जो लोग नजर आएंगे, हम उनकी ग्राउंड रिपोर्ट चेक करें। उन्होंने करीबन 5 पैरामीटर्स तय करे कि भाई वो कार्यकर्ता जमीन लोगों के बीच कितना मुफीद है, उसने कितने मुद्दे उठाए हैं, हमारी पार्टी के लिए कितना वो डेडिकेटेड नजर आए। तो ऐसे उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, लेकिन वो जो ग्राउंड के डेटा स्टैटिक्स वाला जो खेल था कि हम स्टैटिक्स में जो चुनावी कैंपेन करने वाली या ये स्ट्रेटेजी बनाने वाली जो कंपनियां हैं,
वो करती नजर आ रही थी कि वो स्टैटिक्स निकाल के लाती थी। बहुत सारे उनके क्या कहते हैं, नंबर गेम का खेल होता था। उस नंबर गेम में दिखाया जाता था कि इस कम्युनिटी का, इस आदमी का, ये आदमी अगर चुनाव के बीच में आएगा तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन उससे पूरी तरह से किनारा कर लिया अखिलेश यादव ने। और अब यही बात प्रशांत किशोर पे आ रही है कि क्या सही में प्रशांत किशोर बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं? ये आरोप है और इन आरोपों का जवाब प्रशांत किशोर एक ही तरीके से दे सकते हैं कि वो हालांकि अब उसका जवाब देने का भी समय मेरे सबसे वैसा वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि उनकी जीत ही सबकी चुप्पी लगा सकती है। अगर वो खुद लड़े हारे या कोई दूसरा लड़ा और हारे, तो उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए जो कह दिया है कि भाई ये तो आपका पहला जनमत संग्रह है, आपकी पार्टी के लिए पहला जनमत संग्रह है, आइदर आप फेल हैं या पास हैं, ये जनमत संग्रह। इस उपचुनाव में अगर भाजपा की जीत होती है तो आप विन विन हैं, अगर हार गए तो फिर सवाल उठेंगे। तो ये जीत मेरे को जो लग रहा है सुनिश्चित ही है। बहुत बड़ा वहां कोई ऐसा सियासी समीकरण बदले नहीं है। वहां के लोगों से जब हमने इनपुट लिए हैं, उन इनपुट के आधार पर हमारे पास भी यही है कि ये सीट लंबे समय से बीजेपी की रही है और ये फिर बीजेपी ही इसको अपने पास रखेगी। लेकिन अगर इस बार प्रशांत किशोर ने सही में कुछ चमत्कार कर दिया और ये चुनाव लड़के अगर सही में इस सीट पे जीत गए, तो ये भी माना जाएगा कि हाँ ठीक है, पिछली बार प्रशांत किशोर अपनी पूरे दल बल को का नेतृत्व लीड करते हुए नजर न आए हों कि आप चुनाव लड़ते उससे, लेकिन इस बार उन्होंने एक सही में बड़ा डेंट एनडीए को पहुंचाया, अगर ऐसा होता है तो। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के यही समझा जा सकता है कि एक राजनीतिक कह सकते हैं कि ये अपने या तो प्यादे को बढ़ाए या वजीर को चले। ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रशांत किशोर पर कि वो खुद अगर आ गए तो हो सकता है कि जीत और हार दोनों से एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह हुई कि वो कितने संजीदा हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये केवल हवा हवाई जैसे बयान दे देना और बता देना मैं उतरूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अभी तक इन्होंने सीधे तौर पे कहा नहीं है। अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन आखिरी मौके पर, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तो अब यही देखना है कि भाई किस स्ट्रैटेजी के साथ ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनसुराज पार्टी को आगे लेकर के आना चाहते हैं या खुद एक बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व के झलक अपने अंदर दिखाना चाहते हैं और वो बड़ा राजनीतिक कद बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीत में भी और हार में भी दोनों के माध्यम से ये कोई बड़ा संदेश देना चाहेंगे। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।